आज ये जो क्लास है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि 12 जुलाई को होने वाला उसके इतिहास विषय की क्लासेस है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिगिनिंग से अपन इसको देखने वाले हैं। इस बात को समझ लीजिए कि पुराने वाले पैटर्न में और नए वाले पैटर्न में काफी कुछ जो बदलाव आया है उसके सापेक्ष हमें क्या बदलाव लाना है, क्योंकि कई चीजों में हमें खुद ढलना पड़ेगा। चाहे पढ़ाने वाले हम हों चाहे पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, सभी को बदलाव लाना पड़ेगा। रीजन ये है कि दो बातें बहुत ही खास हैं आपकी। पहली चीज तो माइनस मार्किंग है। दूसरी बात है कि पिछले बार का जिस प्रकार से रिजल्ट कट ऑफ इत्यादि वगैरह है उन सब बातों को हमको विधिवत ध्यान रखना पड़ेगा, उसको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। एक जो नया आया हुआ है आपका माइनस मार्किंग को लेकर, वह अपने आप में एक बहुत खास चीज है। उसके सापेक्ष में ढलते चले जाइए, अपने आप को स्वयं को ढालिए। अब वो ढालना कैसे है, करना कैसे है, तैयारी कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब चीजें अभी अपन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सिलेबस तो वही है जो आपका पिछले बार था। ठीक। अभी जो चीजें नई एड ऑन की हैं अपन ने वो आप सामने देख पा रहे हैं। उसके सापेक्ष हमको कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि गत वर्ष में जो क्वेश्चन आ गया अब सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ पैटर्न चेंज आएगा। पैटर्न चेंज की घोषणा नहीं की जाती, आप इस बात को जानते हैं। आयोग ये जरूर घोषणा करता है कि हाँ इस बार से माइनस मार्किंग है, इस बार से ये चीजें हैं, परंतु हर चीज की घोषणा नहीं होती है। पैटर्न चेंज क्वेश्चन पेपर का, इस बात को समझिए, उसकी घोषणा अलग से नहीं की जाती। यानी जो पहले क्वेश्चंस आते थे कंपैरेटिवली देखा जाए तो सरल क्वेश्चन आते थे, अब उसको अगर कठिन वो बनाएंगे तो उसकी घोषणा अलग से नहीं करेंगे। इस बात को समझिए। और स्वाभाविक है ऐसा होगा, क्योंकि पिछली बार जिस टाइप से प्रवृत्ति हमें देखने के लिए मिली एपी में हो चाहे एमपीपीएससी के विधिवत जितने भी विभिन्न एग्जाम उन सभी में हमें ये देखने के लिए मिली है कि हर बार जो नया पेपर हो रहा है वो पुराने वाले से कंपैरेटिवली टफ आ रहा है। उसके साथ में एक नई प्रवृत्ति है कि उसके बावजूद ही कट ऑफ हायर ही जा रहा है। अब तो इस बार माइनस मार्किंग भी एड ऑन कर दी गई है। उसके सापेक्ष हमको चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन टिपिकल हो, घुमावदार हो, कई मेथड हमको यूज करनी पड़ेगी उस क्वेश्चन को बनाने की। कई क्वेश्चंस मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी यहाँ पर, चाहे वो पिछले बार के हों या इस बार आने के हों, आने की संभावना हो, उन सभी के बारे में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि क्वेश्चन देख पा रहे हैं एपी 2024 का क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है, पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की वैचारिक स्वतंत्रता और साहस का द्योतक है, जिसे मध्य युग में रिलीजन के ठेकेदारों, समाज के ठेकेदारों ने कैद कर रखा हुआ था। यह कथन किसका है, किसने कहा था, यानी कि यह कथन किसका है। ये क्वेश्चन आया हुआ एपी 2024। इसमें ऐसा बहुत ज्यादा नहीं घुमाया है, परंतु ये जरूर है कि कथन कारण वाले क्वेश्चनों की संख्या लगातार बढ़ी है। ऑप्शंस काफी क्लोज हो जाते हैं, पढ़ने के दौरान में उतना पिकअप नहीं हो पाता है। ग्रांट का है, डेविस का, फर्ग्यूसन का, हेज का है, पढ़े सब हैं आपने। और यही वजह कि संकट का कारण बनता है कि पढ़े तो हमने सारे नाम हैं। हेज भी पढ़ा हुआ, हेज ने भी कुछ कहा हुआ था, ठीक, डेविस ने भी कुछ कहा हुआ था, ग्रांट भी बार बार वर्ड आया था। कौन सा वाला यहाँ पर फिट बैठेगा, एक ही चुनौती या समस्या कहना चाहिए अपने आप में हो जाती है। तो चीजों को अपन को नए सापेक्ष में या नए पैटर्न के अनुरूप देखना चाहिए। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, सभी विषयों पर बात होगी। 12 जुलाई इतिहास विषय नए सिरे से यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अब देर करी मतलब गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने अभी भी रेगुलर तैयारी शुरू नहीं की है, सिंसियर होकर के तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं, बाद में सोच रहे हैं पढ़ने का, दिक्कत में आ जाने वाले हैं। स्थिति ये आएगी, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आधा भी नहीं पढ़ पाएंगे, रिवीजन तो दूर की बात है। फिर तो लगेगा एक काम करो एंशंट वाला सेक्शन ही कर लेना, तो भी बहुत बड़ी बात है। अब जुट जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, रेगुलर हो जाना चाहिए, ये आवश्यक हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। पेपर वन भी पढ़ना है, पेपर टू भी पढ़ना है, कोई कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। आप किसी को कम नहीं कह सकते कि पेपर वन कुछ कम दुखदाई है, वो भी कम नहीं है। पेपर टू ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक से बढ़कर एक चीजें हैं यहाँ पर। उस लेवल पर तैयार करना, मार्किंग करना, स्कोरिंग करना की ये पहली बात, इंटरव्यू कॉल है। दूसरी बात ये है कि फाइनल लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम शामिल हो, वो भी मुख्य सूची में, ना कि प्रोविजनल में। गिने चुने क्वेश्चनों का दाएं बाएं चीजें हो जाती हैं। तो कैसे क्या तैयार करना, कैसे क्या पढ़ना, देखते हैं। टॉपिक का नाम क्या दिया, सबसे पहला टॉपिक अपन देख रहे हैं पुनर्जागरण। मेरा एक सजेशन है अभी से कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लेकर के चलना, ताकि इन फ्यूचर में जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें तो कई बातें आपकी तैयार हों, खासकर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आपकी तैयार होनी चाहिए।
देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, पुनर्जागरण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुनर्जागरण। पहले ही अपने दिल दिमाग में एक फ्रेमिंग कर लीजिए कि आप क्या समझते हैं पुनर्जागरण। पढ़ोगे, नोट्स दिया हुआ ये अभी क्लास के ग्रुप में आ जाएगा, वो सारी बातें हैं, बुक्स भी हैं आपके पास में, सब चीजें हैं। आप क्या समझते हो पुनर्जागरण से, इस बात को आप बहुत अच्छे से दिल दिमाग में बिठा लीजिए। आपकी व्यक्तिगत खुद की परिभाषा क्या है इस चीज को लेकर, आपकी व्यक्तिगत समझ क्या है इस बात को लेकर। अच्छा, रही बात टेक्निक की, बहुत ही सरल शब्दों में अपनी टेक्निक में आपको बताना चाहूंगा कैसी क्लासेस चलने वाली हैं। कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों अप्रोच लेकर के चलेंगे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फैक्टों को रटेंगे, रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है उसका। प्लस पहले आप वो टॉपिक पढ़ेंगे, उसी टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो लगाएंगे। सिर्फ इतनी सी टेक्निक है, दोबारा बोल देता हूँ। पहले सेम आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसी टॉपिक के क्या लगाने वाले हैं आप, क्वेश्चन। ये आपकी टेक्निक रहेगी। इससे क्या करना है आपको, पढ़ने के दौरान में आपने जितने तथ्य रट सकते थे रट लिए। अब जैसे ही आप क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं, तो जो आपने रटा था, पढ़ा था, समझा था, उसमें कोई त्रुटि, कोई कमी इत्यादि वगैरह कुछ बाकी रह रही है, उसको दूर करते चलना है आपको उसी दौरान। भले ही उसके लिए आपको दोबारा क्वेश्चन लगाने के बाद में तुरंत दोबारा उस टॉपिक को रिवाइज करना पड़े, पर कर लेना, ठीक है। ताकि अगर कोई कमी बाकी रह रही है, आपको फील हो रहा, आप उसको स्वतः दूर करते चलें अभी से, बाद में समय नहीं मिलता है। तो पहले डिटेल में टॉपिक है, फिर उसके पश्चात में आपको क्वेश्चन है। चीजों को बहुत अच्छे से विजुलाइज करना है, आपको देखना है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, रीजन ये है, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, फोटो दी हुई है, नोट्स में जो कुछ भी दिया है, हर चीज की वजह एक तर्क है, एक लॉजिक है, कोई ना कोई कारण है, बिना वजह नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये देख रहे हैं, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसांस इन इटली, यह एक पुस्तक का नाम है। सबसे पहली पहली बार पुनर्जागरण शब्द इस काल की सांस्कृतिक घटना के लिए किसने यूज किया है, कहाँ यूज किया है? बंदे का नाम होगा जैकब बुकार्ड। किस किताब में उपयोग किया है? उनकी बुक का नाम क्या है? सिविलाइजेशन। और ज्यादा इसके बगल में आप ईयर लिख लेना, कि अभी 1860 के आसपास में आप पढ़ते हैं कि उस बंदे ने यूज किया हुआ है। अपने हाथों से लिखना, क्लियर है। जब चीजों को नोट डाउन करोगे तो चीजें दिमाग में चढ़ेंगी, इस बात को ध्यान रखना। ये टेक्निक का अगला हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण, जैसा कि कहा गया, मध्यकाल से आधुनिक काल वर्ड यूज किया जाए। यूरोप में मध्यकाल से लेकर के अपन क्या, मध्यकाल का अंत, आधुनिक काल की शुरुआत, 14वीं से 17वीं शताब्दी तक क्या आंदोलन था? एक सांस्कृतिक। इन वर्ड्स को पकड़ के चलना, कैसा आंदोलन का है? सांस्कृतिक आंदोलन, कल्चर को लेकर के कहा हुआ, उसे पुनर्जागरण का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुनर्जागरण? पुनर्जागरण मतलब केवल शाब्दिक ये नहीं कि पुनः जाग गए, कल सोए थे आज जाग गए, सिर्फ इतना सा नहीं है। एक बौद्धिक आंदोलन है, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक सामाजिक आंदोलन है, एक तार्किक आंदोलन है। मध्यकाल की जो प्रवृत्तियां थी उसका समापन हुआ, नई प्रवृत्तियां आई, आधुनिक कालीन प्रवृत्तियां आई। इसीलिए इस घटना से, इस आंदोलन से यूरोप में आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ये है कि कभी को आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल का आरंभ यहीं से क्यों माना जाता है, किसने कहा हुआ है? किस विद्वान का बहुत ही फेमस कथन है कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से कहलाती है कौन सी? रेनेसां यानी पुनर्जागरण की घटना। किसका कथन है? चार ऑप्शन दे देंगे, ग्रांट का है, फिशर का है, ऐसे करके दे दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना फिशर का है। आगे ध्यान रखना, नोट डाउन करते चलना वहीं पर। हार्ड कॉपी नोट्स ये वाला जो है आपके पास में होगा, क्लास के विद्यार्थी हैं, ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया था, ले लिया होगा। बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं है, गिनी चुनी जो चीजें हैं उसको ही बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, नोट डाउन करना है। विभिन्न तथ्यों को एक जगह पर आपको लेना ही आपका प्रयास रहेगा। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये सांस्कृतिक आंदोलन हुआ। कहाँ से चालू हुआ? बोले साहब इटली से चालू हुआ। वेयर इज इटली साहब? नजर मार लो तुरंत मैप पर, ये देख पा रहे हैं इटली के आसपास के जो क्षेत्र दिए हुए हैं, शहरों के नाम दिए, उनको देख लो। ये दिया है भूमध्य सागर, ये कौन सा दिया? एड्रियाटिक सागर करके दिया है। शहरों के नाम आपको दिए हुए हैं, ये लिखा होगा आपको वेनिस करके लिखा होगा। वर्ड आएंगे बार बार, ठीक है, वर्ड्स बार बार ये आपके सामने आने वाले। बोल साहब वेनिस का था वो बंदा, कोई फ्लोरेंस का वर्ड आएगा, ठीक है, वेंटो वर्ड आएगा, लोम्बार्डी मैदान इत्यादि वगैरह, बार बार ये वर्ड आएंगे। अभी इटली का आप एकीकरण पढ़ेंगे, आएगा जब इटली की गंगा नदी किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, किस मैदान के कारण, लोम्बार्डी के मैदान के कारण कहा जाता है। बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, बार बार उनको देखते चलो। कई बार हिस्ट्री के आंसर ज्योग्राफी में होते हैं, इस बात को समझिएगा।
तो उसके लिए आपका जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छा होना जरूरी है, इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इटली टापुओं के बारे में। ये टापू दिया है, एक द्वीप ये दिया है, ऐसे करके दिया हुआ है आपको, क्लियर है। कब की कब घटना है, 14वीं से 17वीं। रीजन ये है, दांते डिवाइन कॉमेडी 1398, कोई खास ईयर मिलता है। वो सीधी बात ले दे करके पहुंच जाता है कहाँ पर, आपके 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी, ऐसा करके अपन देखते हैं। कहाँ से ही शुरू हुआ है, इटली से ही शुरू हुआ है। क्या वजह थी इटली से ही शुरू होने की, कई वजह थी। पहली बात तो समंदर से घिरा हुआ क्षेत्र, आवागमन, अंतर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था इत्यादि आपको यहाँ मिलेगी, क्लियर है। नेक्स्ट, पुनर्जागरण मीनिंग पुनर्जागृति। ये दो आंदोलन ध्यान रखना है एक साथ। एक कहलाता है पुनर्जागरण, ठीक है, रेनेसा एक का। एक कहलाता है द एज ऑफ एनलाइटमेंट, प्रबोधन का युग। वो 17वीं 18वीं शताब्दी का है यूरोप में, वो प्रबोधन है, ये पुनर्जागरण है। दोनों में अंतर क्या है, बिगनिंग में ही जान लीजिए। प्रबोधन के युग में तर्कवाद पर अधिक बल दिया जाएगा, ठीक है। वॉल्टेयर हो गए, रूसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, ये सब लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो कब के हैं, वो प्रबोधन वाले हैं, ठीक है। ये पुनर्जागरण है। अभी यहाँ पर पढ़ने वालों कहीं माइकल एंजेलो, कहीं लियोनार्डो दा विंची, कहीं कोई ऐसे नाम आने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो प्रबोधन का युग है उसमें तर्कवाद पर, लॉजिक पर अधिक बल दिया गया, जबकि जो पुनर्जागरण का युग है उसमें जो प्रेरणा का आधार था, यूरोप, इटली, रोम की प्राचीन जो सांस्कृतिक कल्चरल जो अवधारणा थी, उससे प्रेरणा का बोध था। यानी मोटिवेशन उन्होंने कहाँ से लिया, प्राचीन यूरोप से लिया, प्राचीन इटली से लिया, प्राचीन रोम से लिया। ये बोध अधिक था, तर्कवाद अधिक नहीं था, तर्कवाद कम था। अधिक किसमें देखने के लिए मिले, वो प्रबोधन वाले में देखने। ये सबसे बड़ा डिफरेंस कहलाता है दोनों के बीच का अध्ययन का आधार। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तब आपको ये मिलेगा कि साहब दोनों के बीच का अंतर क्या था। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, अभी से प्रिपेयर रखो बात के लिए भी। फिर से जागना, पुनर्जागरण, ये सब चीजें करके देखते हैं। प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान से आपने प्रेरणा ली, क्लासिकल, बार बार वर्ड पूछा जाए। प्राचीन यानी कि यूरोप के जो प्राचीन विद्वान थे, चाहे सुकरात हो, अरस्तु हो, प्लेटो हो, उनसे आपने प्रेरणा ली। प्राचीन चित्रकला से प्रेरणा ली, प्राचीन विज्ञान से प्रेरणा ली, प्राचीन तर्कवाद से प्रेरणा ली। ये सब चीजें प्राचीनतम जो प्रेरणा थी। मेक ग्रेट अगेन किसको, सब इटली को। ये जो अवधारणा है आप देखते हैं, ये वाली अवधारणा पर ही बेस्ड था क्या, पुनर्जागरण। अर्थात कहने का आशा इन शॉर्ट, प्राचीन यूरोप में, प्राचीन जो इटली था, रोमन एम्पायर था, वो काफी आगे था सामाजिक सुधार से लेकर अन्य चीजों में। हमें फिर से वैसे ही बनाना है। ये अवधारणा आपको भारत में भी देखने के लिए मिलेगी कि वर्तमान भारत में भी आपको प्राचीन भारत से अधिक प्रेरणा देखने के लिए मिलती है। ये कैसा दौर है, बोले साहब ये भी एक पुनर्जागरण का दौर है कि प्राचीन काल में हम काफी आगे थे संपूर्ण दुनिया से, विश्व से। वो जो मोटिवेशन है वर्तमान में लेना, इस प्रकार का आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। क्या कारण थे पुनर्जागरण के, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी जो घटना होने वाली है उसका कोई एक कारण नहीं होगा, कई कारण होंगे। सीधी सी बात, सामाजिक कारण होगा, सांस्कृतिक कारण होगा, भौगोलिक कारण होने वाला है, राजनीतिक कारण होने, ऐसे बहुत सारे कारण होने वाले हैं। पुराने जो मध्यकालीन जो व्यवस्थाएं थी उनके खिलाफ एक विद्रोहात्मक आंदोलन भी था। ये जो कहा गया है कि धर्म के जो ठेकेदार थे, जिन्होंने कैद करके रखा हुआ था नवीन विचारों, अवधारणाओं को, इनोवेशन इत्यादि को, उनके खिलाफ एक सांस्कृतिक विद्रोह था। तो ये मध्यकाल में सब कैद करके रखा, उसके खिलाफ एक नई जागृति हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये चीज है, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए महत्वपूर्ण लाइन कहलाती है, इसलिए एग्जाम में पूछता है आपको। आलोचनात्मक ज्ञान, रचनात्मक अवधारणा, ये सब चीजें हमें इस काल में देखने के लिए मिलती है, ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है। कारणों में यदि हम बात कर लें, अगर फैक्चुअल एस्पेक्ट पर देखें, धर्म युद्ध, बार बार ये वर्ड आता है, क्रूसेडो, क्रिसेंट, ऐसा वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। ईसाई यरूशलेम को लेकर के लड़ाई, किससे, तुर्कों से। एक अपने आप में खास घटना घटित होने वाली है, 1453, कहाँ, कुस्तुनतुनिया। धर्म युद्ध, क्रूसेडो, क्रिसेंट, कब का दौर कहलाता है, गौर से देखना, 1095 से लेकर 1291 लिखा है। इसका मतलब है ये 11वीं 12वीं शताब्दी लिखा है, यानी 11वीं शताब्दी से शुरू होकर के 12वीं 13वीं शताब्दी तक क्या चला, ये चला है। ऐसा दिया है हेडिंग, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनना चाहिए। धर्म युद्ध के कारण यात्राओं पर रोक इत्यादि वगैरह चीजें थी, शुरुआती बढ़ने वाला है। यूरोप
कि लोगों ने लंबी यात्रा की। एक बंदे का नाम आता है यात्रियों का राजकुमार, यूरोप के तत्कालीन, मार्को पोलो। किसके दरबार में? कुबलई खां। कौन? मंगोल शासक। कहाँ से? यूरोप से निकल करके वहां जा रहा, पूछा जाता था। नित नए लोगों ने भाग लिया। अभी ये चीज आगे बढ़ेगी। अच्छा, समझने वाली बात है या जान लेने वाली बात है कि एकदम से होने वाली क्या ये घटना थी? ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। पुनर्जागरण मध्यकाल के खिलाफ होने वाली, प्रवृत्तियों के खिलाफ होने वाली, क्या एकदम से एकाएक होने वाली कोई घटना थी? नहीं। इसके पहले दो पुनर्जागरण पूर्व में हो चुके थे। 9वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था साहब जी, इस बात को ध्यान रखना। पूर्व में भी हो चुका था, कोई नई बात नहीं थी। जैसे भारत का कहा जाए, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण क्या पूर्व में भारत में हुए थे? हाँ जी हुए थे। कबीर तुलसी के जमाने में हुआ था पुनर्जागरण साहब जी। उसके पहले भी हम पढ़ते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का पढ़ते हैं। तो यानी पुनर्जागरण कोई पहली घटना नहीं थी। पॉइंट वन। पॉइंट टू, यूरोप वाले इस आंदोलन की क्या एकाएक हुआ? नहीं। इसके पहले भी प्रवृत्तियां हमें ये देखने के लिए मिलती हैं। है ना, पूर्व में भी इन चीजों की शुरुआत हो चुकी थी, हालांकि उन्हें शांत कर दिया गया, दबा दिया गया, परंतु एकदम से होने वाली नहीं थी। यह क्रमिक विकास की अवधारणा थी। वास्तविक बात तो ये है। कभी को कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे तो इन बातों को ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें कथन कारण में आ रही हैं, और फिर वहां पर फैक्चुअल एस्पेक्ट पर पढ़ने वाले बच्चे बहुत गंदे फंसते हैं। यार ये तो हमने पहली पहली बार पढ़ा था। कई बार शब्दों को आपने सुना, उसकी व्याख्या या उसका अर्थ आपने कुछ और समझ लिया। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। धार्मिक युद्ध ने प्रेरित किया। कुस्तुनतुनिया का पतन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना कहलाती है, जिम्मेदार कहलाती है। किसके लिए? पुनर्जागरण के लिए। रीजन सिंपल सा था। इस्तांबुल, टर्की, पुराना नाम कुस्तुनतुनिया, आवागमन का मार्ग, आने जाने का एक खास स्ट्रेटेजिकल पॉइंट या प्लेस कहलाता था। यहाँ पर पहले ईसाइयों का कब्जा था, आ जा सकते थे, भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। यहाँ कब्जा हो जाएगा तुर्कों का, वो आने जाने नहीं देंगे साथी। कहीं ना कहीं व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध होने वाला है। ये जो घटना होती है इसमें हार होने वाली है। किसकी? यूरोपियंस की। किसकी जीत होने वाली है? तुर्कों की। तुर्क शासक का नाम क्या था? हैमलेट। करके ध्यान रखना, वर्ड पूछ दे शायद कभी को। कब की घटना है? 29 मई 1453। इसने काफी फोकस किया या काफी प्रबल किया पुनर्जागरण कालीन आंदोलनों को। धर्म युद्ध ने भी प्रेरित किया, इसने भी प्रेरित। धर्म युद्ध में हारने की वजह क्या थी? साइंटिफिक नहीं थे, तार्किक नहीं थे, नई प्रवृत्तियों को अपनाया नहीं। वो लोग क्यों जीते? क्योंकि उन्होंने अपनाया आधुनिक प्रवृत्तियों को। आपने क्यों नहीं अपनाया? अपनी खुद की कमियां गलतियां समझ में आ रही थी, उनको दूर करने की शुरुआत देखने की हुई। जब यहाँ कब्जा हो गया तो फिर इसका मतलब है यहाँ पर जो सबसे मेन प्लेस था वहां से कनेक्टिविटी आपकी टूटी। खतरा ये था कि जितने भी आपके पुराने प्राचीन पवित्र धर्म ग्रंथ इत्यादि वगैरह हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो ले लेकर ये भागने वाले हैं साथी। क्लियर है? तो लेकर के कहाँ भागेंगे? अपने मूल देश यूरोप की ओर भागेंगे। कॉर्डिनल वेसारियोन अकेला ये बंदा 800 पांडुलिपि लेके जाता है, क्योंकि खतरा ये कि ऐसा ना हो आग लगा दें, नालंदा बना दें यहाँ पर भी सब जी। क्लियर बात है, यरूशलेम इत्यादि। तो ये सब चीजें थी। तो जब ये प्राचीन पांडुलिपियां निकाली गई, लेकर के भागे, पहुंचे, उसको अध्ययन किया गया, इनमें लिखा क्या है? इनमें लिखा यही मिला कि प्राचीन यूरोप में इटली काफी आगे था, रोमन एम्पायर काफी आगे था। एक अवधारणा देखने को मिली, एक मोटिवेशन मिला कि प्राचीन काल में हम ऐसे तो थे नहीं साहब जी, काफी हम अपग्रेड थे। हमें हार का सामना, अपमान का सामना नहीं करना पड़ता था। दुनिया के अगुआ थे। एक सांस्कृतिक चेतना पैदा हुई, खुद का एक आत्मसम्मान ये प्रेरित करने वाला देखने के लिए साफ सुथरे तौर पर मिला। प्राचीन काल में क्या क्या था यूरोप में, वो चीजें पढ़ने के लिए मिली हमको इन पुरानी किताबों में। तो ये चीज थी, वहां से प्रेरणा लेगा ये। यही वजह है कि इसको क्या कहा? पुनर्जागरण। प्राचीन वाले से प्रेरणा ली कि हम प्राचीन काल में जागे हुए थे, मध्य काल में सो गए, अब प्रेरणा लेकर के पुनः जाग रहे हैं। दैट द रीजन टॉपिक का नेम क्या पढ़ने वाला? पुनर्जागरण। क्लियर? एक और कारण था व्यापार वाणिज्य का विकास। यहाँ से वाणिज्यवाद की शुरुआत मानी जाएगी। यहाँ ये वाणिज्यवाद आएगा। विभिन्न प्रकार की आप अभी पढ़ेंगे कंपनियां, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रेंच हो, सब देखो भारत के साथ आने वाली हैं व्यापार के लिए। वही पढ़ते हो आप, वास्को डी गामा इत्यादि वगैरह, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या रीजन था? कुस्तुनतुनिया पर कब्जा होने से भारत के साथ व्यापार में बाधा आने वाली है, क्योंकि बहुत ही प्रॉफिटेबल कार्य हुआ करता था, वो रुकने वाला है। वो क्या करने वाला? उसको ट्रिगर करने वाली वो चीजें, ऐसा था। तो फिर उसके बाद में आप देखेंगे नित नई चीजें होने वाली, तो व्यापारवाद, वाणिज्यवाद इत्यादि। यही वजह है कि नया रास्ता खोजा, तो अफ्रीका से चक्कर मार के आएंगे, यही आप पढ़ते हैं।
क्लियर, मीडिएटर का काम करते थे, बेनिफिट कमा रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे, वो बंद होने वाला है। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलेगा। इसमें ये पूछा जाता है कई कई बार कि ये इटली में ही क्यों हुआ। भौगोलिक कारण क्या है? कोस्टल एरिया है, समंदर से लगा हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख क्षेत्र कहलाते हैं। जो कोस्टल एरिया होने वाले हैं वहां पर नित नए नवीन विचारधारा के लोग देश दुनिया के क्षेत्रों से आते हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है, हम उतना जान पाते हैं, उतना जागरूक हो पाते हैं, ये वजह रहती है। ठीक, यही वजह है कि पुनर्जागरण यहाँ पर कभी को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा ही आपको भारत के किन क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है, कि दुनिया भर के विभिन्न विद्वान आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो भारत में आप देखेंगे काशी बहुत ही प्राचीन प्लेस कहलाता है, एक मिलन का बिंदु कहलाता है। देश भर की विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न चीजों के ज्ञानी लोग आपको वहां मिलेंगे, एक दूसरे से परिचित होंगे, कुछ हम उनसे जानेंगे, कुछ वो हमसे जानेंगे, ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। यही वजह है कि वो बिल्कुल अपने आप में लाइट हाउस के रूप में जाना जाएगा पूरे देश भर में, इतना प्राचीन शहर। तो ये बेनिफिट मिलने वाला किसको? इटली को, प्लस प्राचीन महानतम अवधारणा इत्यादि वगैरह। ठीक, तो ये तो मिलते ही वहां पर, इसलिए होता है। एक और नई चीजें होने वाली है, सामंतवाद का पतन। सामंतवाद में नवीन विचारों को अनुमति नहीं थी, दबा दिया जाता था। एक ओर सामंतवाद का पतन हो रहा है, दूसरी ओर नई प्रवृत्ति आ रही, संक्रमण का यह काल कहलाता है, यानी एक चीज जा रही है, दूसरी आ रही है। दोनों एग्जैक्टली गई नहीं है, दोनों आई नहीं है, एक जा रही है, एक आ रही है, संक्रमण का दौर। ये वहां हमें देखने के लिए मिलेगा। व्यापारवाद इत्यादि के लिए आप ट्रिगर होने वाले हैं, नई नई खोजों के लिए, भौगोलिक खोजें, कि अब भारत जैसे देशों से व्यापार करने के लिए, जो कि इतना प्रॉफिटेबल काम था, कैसे किया जाएगा। नए मार्गों की खोज किसने? जस्ट बगल में पुर्तगाल, स्पेन का साहसी नाविक कोलंबस 1492 भारत की खोज के लिए निकला, हालांकि भारत नहीं पहुंचा। वास्को डिगामा घूम करके चक्कर लगाकर अफ्रीका से यहाँ एक अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी था, उसके जहाज का पीछा करते हुए आता है। आप यही पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में। नित नई खोजें होने वाली, नई दुनिया की खोजें, इन्हें क्या कहा गया? नया नाम दिया गया, नई दुनिया करके कहा गया। तो ये चीजें हुई। सामंतवाद का पतन भी कहा गया। कागज और मुद्रा प्रणाली, ध्यान देने वाली बात है कि अरब लोग काफी अपग्रेड थे इस मामले में, काफी पहले थे, क्योंकि वो भारत में संपर्क में थे 7वीं 8वीं शताब्दी, मोहम्मद बिन कासिम इत्यादि वगैरह। काफी कुछ उन्होंने भारत से सीखा, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान इत्यादि वगैरह। कागजी मुद्रा प्रणाली, अरब, मंगोल, ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसी जमाने में जॉन गुटनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार, यानी कि छापे खाने का, प्रेस का आविष्कार। जो चीजें किताबों में लिखी हैं, किस किताब में किसका मीनिंग क्या लिखा हुआ आप स्वयं पढ़ सकते हैं। पहले तो हाथ से तैयार की जाती थी उसकी कॉपी, अब क्या था? प्रिंटिंग प्रेस, फटाफट छापी जा सकती किताबें, सभी लोगों के हाथ में पहुंचने लगी, उठा करके पढ़ लीजिए। पुराने जमाने में होता ये था कि नहीं साहब जी, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। अब व्यक्ति के हाथ में वो आ गया, छापे खाने का कारण, प्रिंटिंग प्रेस का, कि खुद पढ़ के देख लो कि एग्जैक्टली लिखा क्या है, उसका मीनिंग क्या है। एक बहुत ही महानतम महत्वपूर्ण घटना कहलाती है अपने आप से, प्रिंटिंग प्रेस, उसका आविष्कार। यही वजह इस चीज को काफी महत्व दिया जाने वाला है अभी। एक बहुत ही फेमस कोटेशन कहलाता है ये, सत्ता जो है, जो सत्य जो है, सत्ता की पुत्री नहीं है, अपितु काल की पुत्री हो गई। बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन कहलाता है, किसका है? फ्रांसिस बेकन का। ये बात ध्यान रखना, बेकन ये दो हैं, एक रोजर बेकन है, एक फ्रांसिस बेकन है। ये किसका कथन है? ये फ्रांसिस बेकन का कथन है, पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनता को अब गुमराह नहीं किया जा सकता कि प्राचीन किताबों में, धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। वो धर्म ग्रंथ छप करके, प्रिंट होकर के आपके हाथ में, आप खुद पढ़ लीजिए, उसका मीनिंग अपनी बुद्धि विवेक से लगा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना कहलाती है। यही वजह है कि विल ड्यूरा जैसे विद्वान ने लेखन कला के पश्चात मुद्रण कला को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना है, मानव इतिहास का, क्योंकि इससे बौद्धिक चेतना विकसित हुई, बढ़ी। आज आप पढ़ रहे हैं, आईसीटी पढ़ते हैं, संचार क्रांति, इंटरनेट का युग, क्या है ये? उसी का अगला पड़ाव है, संचार क्रांति। यानी कि नॉलेज की जो चीजें हैं अब कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, वो आप तक पहुंच सकती हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये वो चीजें थी। इसीलिए लेखन के पश्चात में मुद्रण को किसने सबसे महत्वपूर्ण माना है? कवि को पूछेगा तो ये बनना चाहिए, बहुत ही खास नाम है, विल ड्यूरा का कह दिया। एक और चीज थी, मंगोल साम्राज्य का उदय, इससे ही प्रेरणा मिली, क्योंकि मंगोल साम्राज्य ने विद्वानों को संरक्षण दिया,
एक से एक विद्वान उनके यहाँ आए, उनके देश के ना भी हों तो भी आए। ऐसा यूरोप में पहले होता था, संरक्षण दिया जाता था, प्रेरणा मिली उस चीज़ से। कुबलई खां के दरबार में पहुँचने वाला बंदा, जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, इस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, इसे ही कहा जाता है। क्यों? बहुत दूर से वहाँ पहुँचने वाला है, अनएक्सपेक्टेड वे में पहुँचने वाला है। टाइम पीरियड थोड़ी सा ध्यान रखना, शताब्दी-वताब्दी पूछ लेगा। किसके दरबार में? कहाँ से? वेनिस, इटली, अभी मैप दिखाया था। उसका यात्रा विवरण, प्रेरणा प्राप्त हुई, और भी लोग प्रेरित होंगे। कोई वास्को डी गामा बनेगा, कोई क्रिस्टोफर कोलंबस बनने तैयार हो, कोई कहेगा हम मैगलन बन जाएंगे। प्रेरणा एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो यहाँ से मिलने वाली है यात्रियों का राजकुमार। शिक्षा व साहित्य का विकास हुआ जब प्राचीन यूरोप के बारे में जाना कि साहब जी सुकरात, अरस्तु, प्लेटो पढ़े लोग, इन्होंने स्कूलों की स्थापना करी। मध्यकाल में तो स्कूलों की स्थापना लगभग बंद हो गई थी। अब यहाँ से प्रेरणा मिलेगी, साहब जी नित नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुलने वाले हैं यूरोप में। आज आप जो नाम पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लैंड का पढ़ते हो ऑक्सफोर्ड के बारे में, चाहे जर्मनी की यूनिवर्सिटी, वो सब इसी जमाने में खुली हैं। आज का यूरोप जो दुनिया में आगे है, वहाँ पर विकसित देश इतने हैं, एजुकेशन का लेवल वहाँ का ऐसा है, वो सारी यूनिवर्सिटियाँ कब खुली? इस आंदोलन के दौरान नहीं खुली। आप उठा करके सर्च कर लीजिएगा जर्मनी की यूनिवर्सिटी के बारे में, स्पेन की यूनिवर्सिटी, इटली की यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड की, फ्रांस की यूनिवर्सिटी, वो सब इसी काल की घटना थी। तो शिक्षा व साहित्य का विकास हुआ, किससे प्रमोट हुआ? उसी घटना से ट्रिगर होने वाले ये चीजें। जब विद्वान लोग वहाँ स्कूलों में पढ़े, कॉलेजेस में पढ़े, यूनिवर्सिटीज में पढ़े, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने ट्रांसलेशन किया, प्रिंटिंग प्रेस में छपा, बाकी लोगों ने पढ़ा, तो ज्ञान जो था वो चंद व्यक्तियों तक सीमित मात्र नहीं रहा, बल्कि वितरित हुआ वो। तो सभी सोच पाए, सभी का इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक स्तर बढ़ने वाला ये चीज थी। इससे ही क्या हुआ? पुनर्जागरण। कौन कौन जागृत हुआ? सब। पहले कौन जागृत है? कुछ। अब क्या है? सब। दैट इज पुनर्जागरण। ठीक है। इटली में ही क्यों हुआ? क्योंकि अनुकूल दशाएं वहां थी, चाहे भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनैतिक हो, प्राचीन हो, इत्यादि वगैरह। कई कारण इटली में ही होने के पूछ दिए जाते हैं, ऐसा ही क्यों हुआ? तो उदारवादी विचार, कोस्टल एरिया, ठीक, व्यापारिक समृद्धि, कोस्टल एरिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अधिक धन, अधिक लाभ। जब वहां पर व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया, विभिन्न विद्वानों को संरक्षण दिया, चाहे दांते हो, चाहे पेट्रार्क इत्यादि। सामंतवाद में इन्हें संरक्षण नहीं मिल रहा था, इन्हें कोई स्कॉलरशिप में नहीं मिल रही थी, ये कोई जेआरएफ नहीं थे उस जमाने में, ना कोई जूनियर रिसर्च, ना कोई सीनियर रिसर्च फेलोशिप, कुछ नहीं मिल रही थी, जबकि प्राचीन यूरोप में मिलती थी। ये एक अच्छे समाज के, अच्छे राष्ट्र की पहचान कहलाता है कि अपने देश के विद्वान व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना आगे शिक्षा, ज्ञान इत्यादि के लिए। क्योंकि जब भी वो अध्ययन करते रहेंगे तो उनका कैसे खर्च चलेगा? किसकी जिम्मेदारी? शासन व्यवस्था की। सामंतवाद में ये हो नहीं रहा था। जब ये नए व्यापारी वर्ग आए तो उन्होंने ज्ञानी लोगों को प्रश्रय दिया, इन्होंने भी इनके पक्ष में बहुत कुछ लिखा। उस जमाने में जो समाज चल रहा था, ऊंच नीच इत्यादि, बोले साहब जी हम जन्म से हैं, प्राचीन काल से ही हम कुलीन हैं। उन्होंने कुलीनों की अवधारणा इत्यादि वगैरह पर काफी कुछ कुठाराघात किया। बोले साहब जी जन्म नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। और आधुनिक जितने भी लोग होते हैं वो कर्म को ही एक्सेप्ट करेंगे, ना कि केवल हाँ जन्म। बोले हम प्राचीन सामंती समाज के हैं, लैंडलॉर्ड परिवार के हैं। बोले साहब जी जन्म की कर्म, तो उन्होंने बार बार प्रमोट किया उस चीज को, कर्म के आधार पर उन्होंने इनको संरक्षण दिया। ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी आपको। मेडिसी परिवार बहुत ही खास कहलाता है यहाँ का, पूछा जाता है इटली का मेडिसी परिवार, विभिन्न विद्वानों को संरक्षण दिया। कहाँ एक व्यापारी वर्ग और कहाँ विद्वानों को संरक्षण? ऐसा तो राजकीय शासन में होता था कि साहब जी नवरत्न हमारे दरबार में है, कौन संरक्षण देगा? शासन व्यवस्था देगी, उसकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ जाते हैं, विभिन्न नए नगर, जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, शिक्षा इत्यादि का प्रसार हुआ, उससे नई चीजें बनने वाली हैं, व्यापार में वृद्धि होगी, तो ग्रामीण नहीं बल्कि शहरीकरण बढ़ेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है। शहरों में ही यूनिवर्सिटी इत्यादि वगैरह की स्थापना होने वाली है। यही वजह है कि फिर वो और लोगों को शिक्षित करेगा, आगे बढ़ेगा। ऐसा था। भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक स्थिति काफी अनुकूल थी। रोमन सभ्यता, प्राचीन अवधारणा, प्राचीन महानतम अवधारणा, पोप, वहीं सबसे अधिक आपको देखने के लिए मिलता है। पोप और उसकी द्वारा फैलाई गई अवधारणा मध्यकालीन। खाकर धर्म के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार काफी कंट्रोल करके रखे हुए थे जनता को अपने नियंत्रण में, अपने अधीन में, उनके खिलाफ। रीजन, उनके पास में लॉजिक ऐसे ही था बस कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है,
उसके विरुद्ध शास्त्रों का अध्ययन करने वाले नवीन विद्वान आ गए। उन्होंने नए तथ्य रखे, नए फैक्ट रखे, बुक्स प्रिंट होकर के आ गई। ऐसा-ऐसा लिखा, उसका मीनिंग क्या है? जो ये बता रहे हैं वो मीनिंग नहीं है, बल्कि उसके मर्म को छुपा रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कुछ बता रहे हैं। ये चीज़ जनता को समझ में आने लगी, जनता में उनके प्रति विश्वास कम हुआ, एक नया आंदोलन चालू होगा। पोप के पास में बहुत शक्ति होती थी, राजा बनाने की, राजा को पद से हटाने की, अवैध घोषित करने की, किसी को मृत्यु दंड देने तक की शक्ति होती थी। तो जब ये नए विद्वान लोग आए, उन्होंने नए प्रकार से धर्म ग्रंथों की व्याख्या करी और जनता के लिए ऑप्शंस खोले थे कि आप खुद पढ़ करके देख लीजिए कि एक्चुअली लिखा क्या है, क्या मीनिंग वाकई में ये है। तो ये तो धर्म के ठेकेदारों द्वारा समाज के ऊपर जो धूल डाली जा रही थी, आंखों में झोंकी जा रही थी, वो चीज कम हो पाई, रुक पाई। आम जनता की भाषा कौन सी ये आने वाली है, उसमें लिखी जाएंगी, ट्रांसलेट की जाएंगी बुकें, तो आम जनता समझ पाएगी। जितने भी समाज सुधारक विद्वान आप पढ़ते हैं, उन्होंने आम जनता की भाषा में अपने उपदेश दिए। यही वजह उनका प्रचार प्रसार अधिक होगा। किसी क्लासिकल लैंग्वेज मात्र में दे देंगे, नहीं पहुंच पाएगा। ये चीजें हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, लौकिक शिक्षा। अभी तक सामंती व्यवस्था में धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था। धर्म ग्रंथों का अध्ययन वही महत्वपूर्ण है, वही महान है, सारे समाधान उसी में है। उसके स्थान पर क्या शिक्षा देने जा रही है? लौकिक। यहाँ से मानवतावाद की आपको शुरुआत देखने के लिए मिलेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानवतावाद इन रेनेसा? मानवतावाद का मतलब है कि मानव का अध्ययन, मानव की समस्याओं का अध्ययन। सारी चीजों में किसको सेंट्रिक रखो? मानव को। पहले अध्ययन किया जा रहा था ईश्वर का, भगवान जी का, कितना जान पाओगे, है ना, मोक्ष की अवधारणा, पाप पुण्य स्वर्ग नरक इत्यादि, कितना जान पाओगे। उसके स्थान पर कहा गया कि साहब जी किस पर? लौकिक शिक्षा पर, आधुनिक शिक्षा पर, आधुनिक शिक्षा के विषयों पर, इतिहास पर, भूगोल पर, विज्ञान पर, चित्रकला पर, इन पर बल दिया जाएगा, जो मानव के द्वारा की जाएगी, ताकि इनके माध्यम से मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन किया जा सके, समाधान किया जा सके, समाधान दिया जा सके। कि एक और बोले साहब जी नहीं, स्वर्ग में ऐसा ऐसा हो रहा है, नरक में ऐसा हुआ, प्राचीन काल में ऐसा युद्ध हुआ था, बोले उन सब बातों से क्या मतलब? आम आदमी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, इनसे जूझ रहा है, इस पर फोकस करें या स्वर्ग नरक की अवधारणा पर? उस चीज को वहां से शिफ्ट कहाँ किया गया? लौकिक शिक्षा की ओर। यही था मानवतावाद। मानव का अध्ययन, मानव काबिल है, उसको और काबिल बनाया जा सकता है, यही चीज निकल के आएगी। अभी पूछा जाएगा इस पर क्वेश्चन। कुछ तुम दुनिया वाली बात कही, मानवतावाद, ये वर्ड आ गया आपका। पुनर्जागरण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मानवतावाद। ये तब आया, तब से आज तक जारी है। आज भी आप देखें किसका अध्ययन? मनुष्य को केंद्र मानकर उसकी समस्याओं का अध्ययन, उसकी समस्याओं के समाधान को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यही था वो मानवतावाद, तब भी और आज भी। एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत। कि बोले नहीं साहब जी उस जमाने के महान थे, उस जमाने में स्वर्ग नरक में ऐसा हो रहा था, धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ था। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ कैसा, वो छोड़िए। मनुष्य की जो वर्तमान की आज की समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ये कैसे दूर हो, इसका अध्ययन किया जाए। वो समृद्ध कैसे हो, सभी मनुष्य समृद्ध कैसे हो सकें, अच्छा जीवन जी सकें, सभी को दो वक्त की रोटी मिल सके, सभी को शिक्षा मिल सके, सभी को रोजगार मिल सके, इसका अध्ययन किया जाए। इन चीजों पर जो फोकस किया उसे ही क्या कहा गया? पुनर्जागरण कालीन मानवतावाद कहा गया। आज भी यह प्रवृत्ति है। आज हर चीज के केंद्र में क्या है? मानवतावाद है। कौन से मानव? सारे। यानी एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। पहले ये था कि ये कुछ खास व्यक्ति हैं जो कि महत्वपूर्ण है। राजत्व का दैवी सिद्धांत, बोले साहब जी हर किसी को नहीं नसीब होता, वो तो ऊपर से तय हुआ है, जिनको मिला है तो उनको मिला है, बाकी और कोई नहीं। हर जगह आप यही पढ़ते। इस काल में ये पढ़ा कि साहब ये आम हो चाहे खास हो, सभी की समस्याएं महत्वपूर्ण है, उनका समाधान होना चाहिए, उसका निराकरण होना चाहिए, केवल खास की नहीं। ये खास चीज हमें देखने के लिए मिलती है मानवतावाद में। तो पारलौकिक चिंतन के स्थान पर इहलौकिक, यानी इस धरती पर जो मनुष्य मौजूद है, उनकी समस्याओं का चिंतन करिए, उसे दूर करने के लिए सॉल्यूशन दीजिए। यही चीज क्या कहलाई? मानवतावाद। इसमें एक चीज और थी। मध्यकाल में ये माना जा रहा था कि मनुष्य काबिल नहीं है, जो कुछ भी बनाया किया गया है वो सब किसके द्वारा? बोले साहब जी ईश्वर कृत। इस समय कहा गया कि साहब जी मनुष्य भी कर सकता है, बेहतर से बेहतर कर सकता है, उसमें काबिलियत है। पहले नहीं माना जा रहा था, पहले तो इवन इसको बुरा माना जा रहा था, मध्यकाल सामंती व्यवस्था में या पोपकालीन व्यवस्था में।
यदि किसी चित्रकार ने चित्र बनाया, सुंदर बनाया, उसने अपना नाम भी लिख दिया, तो इसका मतलब ये माना कि बोले साहब आप इसका क्रेडिट स्वयं लेना चाहते हो, जबकि आप नहीं बना सकते। ये तो किसके माध्यम से, वो तो लिखा हुआ पहले ही से, भगवान जी ने लिख दिया है। तुमने अपना नाम कैसे लिखा? तुम्हारी कृति नहीं, ये उनकी कृति है। तुमने अपना नाम लिखा, ये पाप हो गया। अब इस पाप के लिए दंडित कौन करेगा? पोप। पोप कहेगा इनके दोनों हाथ कटवा दीजिए, मृत्यु दंड दे दीजिए। या फिर कहा जाएगा कि काम करो, थोड़ी सा ले आओ धन, फिर हम उसके लिए थोड़ी सा विचार कर लेंगे, तुम्हारा जो पाप है उसको माफ करवा के कुछ करवा देंगे। इससे अंदर तक क्या बढ़ेगा? इससे करप्शन बढ़ा था समाज में। ऐसी बहुत चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अभी बाद में धर्म सुधार आंदोलन, इंटेलिजेंस क्या पढ़ेंगे, क्षमा याचना पत्र आप पढ़ेंगे, वहां से वो ट्रिगर होने वाली चीज है। तो बोले साहब ये कोई पाप है, वो ऐसे पुण्य में बदल जाएगा क्या? क्योंकि उनने लिख करके दे दिया एक धार्मिक ठप्पा लगा करके। ऐसा नहीं होता। एक तार्किक बात अगर की जाए तो मानवतावाद में क्या किया गया? मानव काबिल है, वह कर सकता है, वह बना सकता है चीजों को, उसमें योग्यता है, क्योंकि वह ईश्वर का ही अंश है। इन बातों को, यही चीज क्या कहलाई मानवतावाद। यही वजह है कि आप उसकी अभिव्यक्ति सांस्कृतिक कलाओं में देखते हैं, पुनर्जागरण की। चाहे चित्रकला हो, चाहे निबंध की लेखन कला हो, चाहे आप संगीत में देखते हैं कि क्योंकि प्राचीन यूरोप में ये अलाउड था, मनुष्य कर सकता था। मध्यकाल में बंद करवा दिया गया, क्रेडिट नहीं ले सकते। इस जमाने में ये पुनः देखने को मिलेगा। यही वजह है कि आप एक से एक विद्वानों के नाम पढ़ते हो जो कि इन्हीं क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले हैं। व्यक्तिवाद, मानवतावाद का अगला स्वरूप क्या था? व्यक्तिवाद। एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, ये चीज कही जा रही है। एक और चीज है धर्मनिरपेक्षता। बार बार धर्म, धर्म के आधार पर चीजों को अयोग्य करार देना। बोले साहब जी ये इस धर्म के इसलिए, इनके सारी गलत गतिविधियां माफ हैं, ये धर्म के नहीं इसलिए नहीं है। बोले इसके स्थान पर किस पर बल दिया गया? धर्मनिरपेक्षता। कोई किसी धर्म का हो, उस आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं करिए साहब जी। ठीक। और इस चीज को नियंत्रण कौन करता था जीवन पर? पोप करता था वहां पर हर चीज। बोले साहब जी इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, ये है वो है, इतने में तो न जाने क्या हो जाएगा। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था। जिज्ञासा लोगों में बढ़ी, अध्ययन किया तो जिज्ञासा शांत हुई, और सोचा चिंतन किया, वो बढ़ती चली जाने वाली है। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज कि मनुष्य का मानवतावाद, व्यक्तिवाद, उसमें भी यह है कि साहब जी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वही सबसे सुंदर है। प्रकृति ने जैसा बनाया है वही सबसे सुंदर है। सौंदर्य की उपासना कौन से वाले? सहज। जो जैसा है, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कैसा भी हो, हर व्यक्ति सुंदर है, हर व्यक्ति समान है। समानता का सिद्धांत, आधुनिक विश्व की अवधारणा, ये देखने के लिए मिलता है। यही वजह है कि ऐसे ही चित्र फेमस होंगे जो कि सहज सौंदर्य पर आधारित हों। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया मोनालिसा क्यों इतना फेमस है? वह सहज सौंदर्य, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी को दर्शाता है, क्योंकि वह किसी राजकुमारी या किसी सुंदरी का चित्र नहीं है। वह एक साधारण सी दिखने वाली लड़की का चित्र है कि उस साधारण सी व्यक्तित्व में भी सुंदरता होती है, क्योंकि प्रकृति ने सबको बनाया, आपको भी और मुझे भी। और सभी प्रकृति ने सभी को सुंदर बनाया, कुछ ना कुछ गुण दिए हैं। कौन से वाले? प्राकृतिक, सहज। जो जैसा है वो वैसे में अच्छा है, बेस्ट है अपने आप में, क्योंकि वह किसकी कृति है? वह प्रकृति की, ईश्वर की कृति है। तो यहाँ से एक ये चीज नई निकल के आएगी। तो चित्रकला में साफ तौर पर आपको ये देखने के लिए मिलेगी। मध्यम वर्ग की चेतना बढ़ेगी, व्यापारी वर्ग, उनकी चेतना बढ़ने वाली है। अब वो किसके सामने नहीं झुकेंगे? पोप के। ये सब चीजों ने ट्रिगर किया इसको, पुनर्जागरण आंदोलन। बहुमुखी प्रतिभा। पहले ये था कि कोई भी एक व्यक्ति काबिल नहीं हो सकता, अब ये था कि साहब ये व्यक्ति काबिल हो सकता है, वह कर सकता है। बहुमुखी प्रतिभा भी व्यक्ति में हो सकती है, और जो इस जमाने के आपको व्यक्तित्व मिलते हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मल्टी टैलेंटेड। चाहे माइकल एंजेलो पाउंच हो, चाहे आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में बात करो, ये मिलेगा देखने के लिए। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसको कंप्लीट मैन माना, पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में माना है सर? ठीक है। पहले बात ये थी कि बोले साहब पूर्णता नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। बोले नहीं साहब ये इतना प्रतिभाशाली था, इसको पहला पूर्ण व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। बंदे का नाम क्या था? लियोनार्डो दा विंची का थी। बहुमुखी प्रतिभा, चित्रकार भी है, इंजीनियर भी है, चिकित्सक भी है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इंजीनियर भी है, बहुत सारी चीजें। इसी प्रकार से माइकल एंजेलो भी, मल्टी टैलेंटेड लोग निकल करके आए। आज क्या है? आज किस बात को प्रेशर दिया जाता दुनिया में? आज छोटा सा बच्चा भी है, उसको कहा जाता पढ़ाई भी करो, खेलो भी, अदर कल्चरल एक्टिविटीज भी करो, स्कूल में पेंटिंग भी होगी, चाहे वो प्ले स्कूल क्यों ना हो।
मल्टी टैलेंटेड बनाने पर जोर दिया है। आधुनिक अवधारणा, व्यक्ति ऐसा कर सकता है, हो सकता है, ये चीज़ है। तो ये अवधारणाएँ जो थी वो उस ज़माने से निकल के आई और आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, पूरी दुनिया में, आपके देश में भी हो रही हैं। यही वजह है कि इसका वो इम्पोर्टेंस है, किसी एक देश की पीएससी यानी इटली की पीएससी या यूपीएससी में नहीं, भारत में भी इसको पढ़ाया समझाया जाने पर बल दिया जाता है। उसका रीज़न ये है, क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से शुरू होता है ये आंदोलन, ऐसा माना जाता है दांते दांते द्वारा लिखी गई कृति से पहला विद्रोह देखने के लिए मिलता है, डिवाइन कॉमेडी। जो स्वर्ग नरक की अवधारणा में गोल गोल बार बार घुमाया गया था कि नहीं भगवान जी को ये पसंद है वो पसंद है, भगवान जी को ऐसे व्यक्ति पसंद है, भगवान जी को वैसे व्यक्ति पसंद नहीं है, इस चीज के स्थान पर उस बंदे ने एक कल्पनात्मक कृति लिखी। तो बोले साहब जी वहां जब मैंने स्वर्ग और नरक की यात्रा करी सपने में, तो वहां पर ये जो सो कॉल्ड कहला रहे हैं ना अच्छे अच्छे लोग, ये सब नरक में मिले, और जिन चीजों को बताया जा रहा है कि साहब ये पापी हैं, ये लोग सब स्वर्ग में मिले। उसका लॉजिक उसने दिया अपने तरीके से, व्यंग्य था वो अपने आप में। और साहब पोप जिन जिन को बता रहा है अच्छा अच्छा, वो तो सब हमको कहाँ मिले, उल्टी जगह पर। और जिन जिन को बुरा बता रहा है, जिन चीजों को करने वालों को पाप बता रहा है, वो तो हमें कहाँ मिले था। तो ये जो विचार हैं, ये भगवान के विचार नहीं है, ये इस व्यक्ति के विचार हैं। सो कॉल्ड समाज का या धर्म का जो ठेकेदार है, ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं, ऐसे भगवान जी के विचार नहीं है। ये बात किसने व्यक्त करी, दांते ने, किस किताब में, इसमें। यही वजह कि यहाँ से शुरुआत मानी जाती है डिवाइन कॉमेडी नामक कृति से। क्यों ये किताब इतनी फेमस होने वाली है, लोग इतना पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आम जन की भाषा में लिखी। क्वेश्चन पूछा जाता है किस लैंग्वेज में लिखी थी, इंग्लिश में, फ्रेंच में, किस में, लैटिन में, ग्रीक में। टस्कनी जो आम जनता की वहां की भाषा थी, उसमें लिखा गया था। नित नई विद्याएं आने वाली हैं। इसकी बुक का नाम डिवाइन कॉमेडी। और दूसरी पुस्तक भी है, याद रखना कभी को फैक्ट पूछ देगा, न्यू लाइफ। और जब ये लिखने की शुरुआत हुई तो ऐसे बहुत सारे लेखक आने वाले हैं, चाहे वो माइकल एंजेलो हों, चाहे शेक्सपियर हों इत्यादि वगैरह। विलियम शेक्सपियर, 16th सेंचुरी, कई रचनाएं तब से लेकर आज तक। कुछ खास नाम ध्यान रखना, हो सकता सही जोड़ी मिलाने के लिए आपको दे दिया जाए। तो ओथेलो किसकी कृति है, रोमियो जूलियट किसकी कृति है, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी कृति है, हैमलेट किसकी है, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बुक्स के नाम है, बन जाएगा अपन को। आगे बढ़ते हैं। इरेस्मस, जिस प्रकार से दांते ने व्यंग्य लिखा, उसी प्रकार से इरेस्मस ने लिखा मूर्खता की प्रशंसा पर, इन द प्रेज ऑफ फॉली। सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक कहलाती है, पहले बाइबल कहलाती थी, परंतु बाद में आप इसको देखते हैं किसके द्वारा लिखी गई, इरेस्मस। ये देख पा रहे हैं आप, बनना चाहिए। इनकी बिल्कुल इमेज दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि कई बार फैक्ट आप भूल सकते हैं, इमेज इतनी आसानी से नहीं भूलोगे आप। इस टेक्निक को ध्यान रखना जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही पूरा का पूरा चलने वाला है। मार्टिन लूथर जैसे विद्वान भी आएंगे वो 16वीं सदी में। 31 थीसिस किसके खिलाफ था, पोप के। कि पोप के द्वारा ये जो धर्म अधर्म की व्याख्या की जा रही है समाज के ठेकेदारों द्वारा, ये गलत है। जिसको चाहे पाप मुक्त कर दिया, क्योंकि चंद पैसे उनने दे दिए, जिसको चाहे साहब ये अपन ने पापी बना दिया क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। तो ये करप्शन के तरीके हैं। ये इन चीजों पर कुठाराघात किया, धर्म में सुधार की जरूरत। मार्टिन कितने थी, 31। इसी चीज को पूछा जाता है, कभी ऑक्सफोर्ड की संधि, कभी कुछ ऐसा करके पूछा जाता है। किस चीज के विरोध में ये बंदा खड़ा होता है, इंडलजेंस, क्षमा याचना पत्र, जो परचेज कर ले उसके पाप मिट जाएंगे। ऐसा होता है क्या, आडंबर प्रधान थी ये चीजें, तो इसलिए उसने उसका विरोध किया। विभिन्न क्षेत्रों में हमको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा पुनर्जागरण का। यानी ये जो विचारधारा आई, ये हर जगह देखने को मिली। मनुष्य काबिल है, मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन, सहज सौंदर्य की उपासना, ये सब चीजें आपको इस काल में देखने को मिलेंगी विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे चित्रकला में, मूर्ति कला में, जो जैसा है उसको वैसा प्रस्तुत करें, उसको छुपाना नहीं है। जो जैसा वैसे में ही सुंदर है, उसको प्रस्तुत किया जाए। कला के क्षेत्र में देखने मिलेगी, चित्रकला में देखने के लिए मिलेगी, वास्तुकला में देखने के लिए मिलेगी। आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी प्राचीन यूरोप से। यही वजह है सांस्कृतिक आंदोलन करके कहा, पुनर्जागरण कहा आपने, ठीक है। जियाटो, इस बंदे को चित्रकला का जनक कहा जाता है पुनर्जागरण काल का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, चित्रकला का जनक कौन, तो जियाटो। इस व्यक्ति ने शुरुआत करी थी किस चीज पर, कैनवास पर। चित्र बनाने वाला यूरोप का पहला, फर्स्ट पर्सन, ठीक है।
और भी कई चित्र पूछे जाते हैं। तो स्टाइन मैडोना किसका चित्र है या किसके द्वारा बनाया गया? क्या बताएंगे अपन? राफेल। मुगल काल में आपने पढ़ा पूर्व का राफेल, बेहजाद, ये है राफेल। कौन सा? द सस्टाइन मैडोना। ये है वो चित्र, इसको जरा गौर से देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनना चाहिए अपन को। तो इनको फैक्टों के रूप में नहीं, इमेजेस के रूप में दिल दिमाग में चढ़ाओ। लॉन्ग टर्म के लिए आपको काम में आएगा, बनेगा आपको पेपर। तो फैक्ट आप शब्दों को भूल सकते हो। ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ या याद करने के लिए कह रहा हूँ या याद करवा रहा हूँ, ये लॉन्ग टाइम लॉन्ग जर्नी में काम आता है। बहुत दबाव में, एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में भी आप क्वेश्चन सही बना पाते हो। इन टेक्निक्स को लेकर के चलिए अभी। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। स्थापत्य कला पर प्रभाव देखने को मिलेगा। प्राचीन यूरोप की जो थी वास्तुकला, उससे प्रेरणा मिली, उससे बहुत कुछ लिखा या देखा या सीखा। सबसे खास इस जमाने का सेंट पीटर का गिरजाघर, ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये वाला बहुत ही सुंदर है। पहली बात तो प्राचीन गोथिक कला शैली उसका ग्रीक और रोमन कला का उदाहरण कहलाता है। क्लासिकल कला भी इस चीज को कहा जाता है। ऐसा क्या खास था इसमें? पुनर्जागरण से इसका क्या लेना देना? ये पुनर्जागरण काल में ही हो सकता था। उसका रीजन ये है, पुनर्जागरण काल में ना केवल प्राचीन यूरोप के ज्ञान विज्ञान से आपने प्रेरणा ली, बल्कि जो प्राचीन पुस्तकें थी, बुक्स थी, उनका अध्ययन किया कि प्राचीन काल में यूरोप में, रोम में एक से एक इंजीनियरिंग की चीजें बनाई गई थी। आप कोलोजियम पढ़ते हो, इतना विशाल का स्टेडियम पढ़ते हो। प्राचीन यूरोप में आप ग्रीक सभ्यता पढ़ते हो, एक से एक स्ट्रक्चर पढ़ते हो। उससे प्रेरणा लेकर के बहुत कुछ यहाँ पर बनाया। यही वजह, इसको कौन सा आंदोलन कहेंगे आप? सांस्कृतिक आंदोलन आपने कहा। ये वो चीज थी। कौन बना सकता है? पुनर्जागरण में जब मनुष्य की बुद्धि खुली, प्राचीन बुक्स का अध्ययन किया, ज्ञान विज्ञान चक्षु खुलने वाले, तभी कोई मानव बना सकता है। अशिक्षित व्यक्ति नहीं बना सकता। यही वजह पुनर्जागरण की महानतम देन कहलाती है। ये बिल्डिंग तब से लेकर आज तक टिकी हुई है, बहुत ही सुंदर कहलाता है। कभी को टाइम मिले गूगल पर देखिएगा इसको। इसका डोम किस पर आधारित है? दोहरा गुंबद है ये। क्या है ये? दोहरा गुंबद। जैसे आपसे पूछा जाता है इंडियन हिस्ट्री में, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ताजमहल है उसका गुंबद किस प्रकार का है, कैसे गुंबद का वो उदाहरण है? तो आप उसको बताते हैं साहब जी, दोहरे गुंबद का एग्जाम्पल है। दोहरे गुंबद का मतलब ये नहीं होता कि एक के ऊपर एक गुंबद रखा हुआ। दोहरे गुंबद का मतलब दोहरा इन हाइट, हाइट में दोहरा, ये चीज कहलाती है। तो ये जो सुराहीदार गर्दन का डोम है, ये सुंदर दिखता है, बाहर से भी और अंदर से भी। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा फैक्चुअल? सेंट पीटर पीटर का गिरजाघर किसके द्वारा, कहाँ पर? रोम। ऐसा पूछा जाएगा। ये जो वर्ड्स इसमें लिखे हैं एक एक ना, बेसिलिका ऑफ रोम इसको कहा जाता है। ये वर्ड पूछेगा, इसे ही कहा जा रहा है। बनना चाहिए। कौन सी शैली? गोथिक शैली। इस स्ट्रक्चर पर भारत में भी आप बहुत सारी बिल्डिंगें देखते हैं, खासकर अंग्रेजों के जमाने की। प्राचीन वाले से प्रेरणा इसलिए सांस्कृतिक, पुनः जागना, उससे सीख करके। अंदर साइड को सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाएगा? विभिन्न पेंटिंग्स बनाई जाएंगी दीवारों पर, छतों पर। उन पेंटिंगों की प्रेरणा कहाँ? प्राचीन यूरोप से ली। यही वजह सांस्कृतिक आपने कहा। माइकल एंजेलो चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर भी था साहब। ठीक है, बहुत सारी सुंदर मूर्तियां बनाने वाले हैं, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर ही बनाने वाला है। उसकी बहुत ही खास मुझे याद, द लास्ट जजमेंट, अंतिम दिन, कयामत के उस अंतिम दिन में क्या क्या हुआ, क्या होगा, उससे शिक्षा प्रेरणा इत्यादि के लिए। द लास्ट जजमेंट किसकी है साहब जी? इसी व्यक्ति की। क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो नाम सबसे टॉप के कहलाते हैं, लियोनार्डो दा विंची एंड माइकल एंजेलो। मल्टी टैलेंटेड संगीत कला इस जमाने में धर्म ग्रंथों में या धार्मिक ठेकेदारों ने संगीत कला को बैन ही कर दिया, बोले नॉट अलाउड। जबकि प्राचीन यूरोप में तो था। ये अध्ययन पढ़ने के दौरान में मिलता है आपको। इस समय अलाउ किया गया कि व्यक्ति को अनुमति दी जाए। भारत में भी आप इसी समय पढ़ रहे हो, भक्ति काल, सूफी काल जो पढ़ रहे हो, उसमें से ईश्वर की भक्ति का माध्यम क्या बनाया आपने? संगीत को बनाया। तो उसके माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ना कि डिस्टरबेंस होता है। ये एक बड़ी घटना थी अपने आप में। संगीत कला भी बहुत आने वाली है। आज भी यूरोप का जो सबसे फेमस संगीत, ओपेरा म्यूजिक इत्यादि वगैरह है,
आपको इसी काल की देन है। नित नए वाद्य यंत्र देखने के लिए मिलते हैं। रिबिक के स्थान पर वायलिन आ गया था। भारत में भी आप लगभग इसी काल में देखने के लिए मिलते हैं कि अमीर खुसरो ने कई चीजों को मिला करके साहब एक नया वाद्य यंत्र बनाया। तो ऐसा ही आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। मूर्तिकार दैनतेल्लो का नाम मिलता है आपको। पत्थरों की, संगमरमर की, कांसे की मूर्तियां इत्यादि वगैरह। क्लियर है। संगीत वाली बात को ओपनर रोक लगा के रखी, बोल साहब अलाउ नहीं है, परंतु बढ़ने वाला भी है। पैलेस्टीना संगीतकार, ठीक है। मैसेज नामक संगीत चर्च के संगीत का आधार बनने वाला आज भी बजता है वहां पर। ऑर्केस्ट्रा लोगों के द्वारा मिल करके संगीत की प्रस्तुति, तब से लेकर आज तक ये सब किस काल की घटना है? ये पुनर्जागरण कालीन आपको घटना देखने के लिए मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें उस दौर में जो शुरू हुई, तब से लेकर आज तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है। आधुनिक युग का प्रारंभ, मध्यकालीन प्रवृत्तियों पर रोक, आधुनिक युग का प्रारंभ तब से लेकर आज तक कैरी फॉरवर्ड। इसलिए दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चीज कहलाती है। बन जाएगा अपन को। कुछ और चीजें देख लेते, विज्ञान के क्षेत्र में कॉपरनिकस का सिद्धांत आने वाला है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत, ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया उन्होंने साहब जी, ठीक। केपलर, ग्रहों की गतियों के नियम। इसी काल के पश्चात में बौद्धिक चेतना जैसे जैसे बढ़ेगी ये, जबकि इन प्राचीन बातों से परिचित थे यूरोपियन। यूरोपियंस इन बातों से प्राचीन काल में परिचित थे। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई घटना थी। इन्होंने कहाँ से अध्ययन किया? वहां से अध्ययन किया, प्राचीन लिटरेचर को अध्ययन करके। जैसे आज कहा जा रहा है, आपके यहाँ पर भी आप देखते हैं कि साहब जी न्यूटन, प्राचीन भारतीय न्यूटन, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ग्रीक मात्र ने दिया, भारत में भी किसी ने दिया। शून्य की सबसे पहला उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में देखने के लिए मिलता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। क्या है इसका मीनिंग? प्राचीन जो हमारे पास में ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हैं, उससे हम बिल्कुल ही अपरिचित हो गए, तो उन्हें भुला बैठे थे। उन्हें याद करने की, उन्हें पुनः देखने की, उससे सीखने की जरूरत है। आज भी क्या चल रहा है आपके यहाँ पर? पुनर्जागरण चल रहा है कि हम पहले ऐसे नहीं थे, पहले काफी अपग्रेडेड थे, वो तो हम बीच में ऐसे हो गए। तो हम उससे प्रेरणा लेकर के पुनः जागने की जरूरत है। दैट्स द रीजन, पुनर्जागरण। ये प्रवृत्तियां आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलती हैं। इतिहास के क्वेश्चन पेपर में जबरदस्त देखने के लिए मिलती हैं प्रत्यक्ष तौर पर। नवीन विचारधारा, भारतीय ज्ञान, प्राचीन भारतीय ज्ञान, प्राचीन भारतीय ज्ञान की महत्वता, उससे प्रेरणा इत्यादि वगैरह। समझ में आ पा रही बात? ये मिलता है आपको। जैसे कहा जाए ग्रहों की गति के नियम, जैसे कहा जाए सूर्य केंद्र सिद्धांत, बोले साहब जी किसने दिया भारतीय में सूर्य केंद्र? तो बोले साहब आर्यभट्ट परिचित, विभिन्न प्रमेय दिए साहब जी, परिचित थे साहब जी, है ना। वराहमिहिर के बारे में सिंपल सी चीज है, तो परिचित थे प्राचीन। वो तो मध्यकालीन जो प्रवृत्तियां थी वो हावी हो गई, इसलिए पुराने वाला मिस हो गया, और कुछ भी नहीं। गैलीलियो खगोल शास्त्री, भारत में ज्योतिषविद भी थे, खगोल शास्त्री भी थे। नित नई चीजें। न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्राचीन भारत में किस विद्वान ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? किसने बताया था कि पृथ्वी जो है उसमें एक शक्ति होती है जिससे वह चीजों को अपनी ओर खींचती है? ये पढ़ा है आपने। किसने दिया था ये सिद्धांत प्राचीन भारत में? ऐसा क्वेश्चन आएगा, आ चुका है। क्या ब्रह्मगुप्त ने दिया था? क्या वराहमिहिर ने दिया था? किसने दिया था ये? किसी ने तो दिया होगा, परिचित थे भारतीय साहब जी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसको किस अन्य नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था? ठीक, शैल्व सूत्र मिलेगा, शैल्व प्रमेय के नाम से मिलेगा आपको। ऐसा पढ़ते हैं आप, आएगा एग्जाम में। शून्य का सबसे पहली पहली बार किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? एपी 2022 में पूछा था आपसे क्वेश्चन। किस ग्रंथ में देखने के लिए मिलता है आपको सबसे पहले पहले? पिंगल का छंद शास्त्र, उसमें एक ऑप्शन दिया गया होगा, वही सही आंसर था। ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये वो दौर की प्रवृत्तियां रिपीट हो रही हैं आपके यहाँ पर भी। भौगोलिक खोजें, नई दुनिया की खोज। पहले बताया गया पृथ्वी चपटी है, अभी कोई मैगेलन आएगा 1520 में पूरी दुनिया का चक्कर लगा देगा, सिद्ध हो जाएगा पृथ्वी क्या है, गोल है। ये चीजें आपको देखनी। भौगोलिक खोजें, एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर गोल चक्कर लगा के पहुंच सकते हैं। 1492 हो, 94 हो, चाहे 1498 हो, भारत की खोज, अमेरिका इत्यादि। सामाजिक जीवन पर प्रभाव,
व्यक्ति समर्थवान है, सक्षम है, मानव जो है काबिल है। इस बात पर बल दिया गया किसमें, पुनर्जागरण पर। अपनी काबिलियत के बल पर वो पृथ्वी का चक्कर छोड़ो चांद पर जा सकता है, गया। ये सोच अवधारणा कहाँ से मिली, पुनर्जागरण से मिलती है आपको। आधुनिक प्रवृत्तियां, धार्मिक जीवन पर, धर्म हर चीज को कंट्रोल कर रहा था, उस चीज पर नियंत्रण किया किसने, पुनर्जागरण ने। क्योंकि वो क्यों कंट्रोल कर पा रहा, क्योंकि आम जनता का ही तो समर्थन था इतना अधिक मात्रा में कि वह उन्हीं को कंट्रोल करने लग गया। अब आम जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, एक आलोचनात्मक सोच, एक तार्किक सोच का विकास होने वाला है यहाँ पर। लोग, आलोचनात्मक सोच का मतलब है कि हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा कि हम ये क्यों माने, इसका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, किस आधार पर माने। कोई भी चीज बताई गई है उसको मान लो चुपचाप, बोले नहीं। वो उसके स्थान पर क्या, आलोचनात्मक, कि नहीं मानेंगे, पहले उस चीज का हमें सिक्वेंस बताइए, लॉजिक बताइए। प्राचीन या मध्यकालीन अवधारणा कि पहले मानो फिर जानोगे। नई अवधारणा, पहले हम जानेंगे फिर मानेंगे। ये आधुनिक अवधारणा है। ये कब देखने को मिलती है, पुनर्जागरण। ये वो प्रवृत्ति है। राजनीतिक जीवन पर, सामंतवाद का पतन होने वाला, नवीन राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने वाला है। यहाँ पे आप देखिए, ये चेतना आएगी, राष्ट्रीयता की भावना आएगी। प्राचीन इटली, हम इटलीवासी, महानतम इटलीवासी, बार बार अवधारणाएं निकल के आएगी। तो नवीन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आएगा। विभिन्न क्षेत्रों में विकास देखने के लिए मिलेगा। कोपरनिकस ने क्या, पृथ्वी घूमती है किसके चारों ओर, सूर्य के। गैलीलियो दूरबीन का, कोई ऐसा बता रहा, बोले साहब आप खुद चेक कर लो, ये अवधारणा। न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। प्रोप ग्रेगरी, नया कैलेंडर, किस पर फोकस होने वाला, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। पहले क्या था, चंद्र पर, चंद्र वाले में चीजें बदल रही थी, इतने में चंद्र ग्रहण पड़ जाएगा। जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगा वो मूर्ख बना देगा, कहे कि आज दोपहर में इतने इतने बजे अंधेरा होने वाला है, अंधेरा कायम रहेगा। जनता डर जाएगी, बोले अरे ये तो बहुत जानते हैं, बोले भगवान जी ने हमको भेजा है, बात खत्म, लाओ दंड दक्षिणा। ये सब चीजें हो रही थी। उसके स्थान पर क्या हुआ, बोले साहब जी ये जो नॉलेज जिसके पास में रहेगा, सूर्य केंद्रित ग्रहों की अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, कब चंद्र ग्रहण है, कब सूर्य ग्रहण है, कब कैसा होने वाला बता पाएंगे। आधुनिक अवधारणा है, ये चीजें मिलेंगी। मैकियावेली ने नए राष्ट्रीय राज्य, राजाओं के सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन, आधुनिक राजनीति विज्ञान जनक, बुक द प्रिंस, ये हमें देखने के लिए मिलती है। क्लियर बात है। रोजर बेकन की कृति कोलमन हाउस आपको मिलेगी, इरास्मस की बुक। ये फैक्ट है, दिमाग में चढ़ा लो। थॉमस मूर कौन सी किताब लिखता है, यूटोपिया। एपी 2024 या सेट 2024। क्या है ये यूटोपिया, एक आदर्श राज्य, अर्थात कैसा होना चाहिए, ना कि कैसा है, उसे क्या कहा गया, यूटोपिया। ठीक है। तो थॉमस मूर ने लिखी है, थॉमस मूर देता है, टॉमस मूर देता है, किस देश का था पूछ देगा ऑप्शन। क्लियर है, बनना चाहिए। किसके चित्र कौन से हैं, लिस्ट आपको दी हुई, बिल्कुल दिमाग में चढ़ा लीजिए। चित्र शिल्पी किसको कहा आपने, लॉरेंजो गिबर्टी को कहा है। क्लियर बात है। रोजर बेकन पुनर्जागरण की आदर्शवादी भावना को अभिव्यक्त करेगा ये बंदा, पूछा जाता है। फैक्ट एक से एक आते हैं इसमें, नित नए फैक्ट आने वाले हैं। वर्ड्स को थोड़ी सा ध्यान रखना। कैलेंडर आ गया आपका, ज्योतिष शास्त्र प्राचीन था ये, ठीक है। रोमक सिद्धांत हो, पोलस सिद्धांत हो, भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है आपको ये। स्वयं वराहमिहिर जी की किताब में मिलेगा साहब जी, और भी कई जगह मिलेगा आपको कि साहब जी मलेच्छ भले ही ऐसे है परंतु ज्योतिष के क्षेत्र में वे पूजनीय, ऐसा लिखा मिलेगा आपको। क्लियर है। गार्गी संहिता, क्लियर। टाइपिंग आ गया। स्थापत्य के खास एग्जाम्पल्स कौन कौन से कहलाते हैं, दो चार दिमाग में चढ़ा लीजिए। द लास्ट सपर किसकी है, लियो नार्दो। क्लियर बात है। फैक्टों को रटना पड़ेगा, इन पर क्वेश्चन आते हैं, सही जोड़ी इत्यादि वगैरह में। पुनर्जागरण कालीन चित्र कालीन शिल्प कला का महानतम अग्रदूत किसको कहा है, लिबर्टी को। जबकि कहा जाए कि पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जनक वो कौन है, वो जियाटो था, क्योंकि उसने पहला बंदा जिसने कैनवास पर, याद आया, इन फैक्टों में अंतर रखना, कब कौन सा आंसर लगाना, कब कौन सा नहीं लगाना, वरना सब गड्ढम गड्ढ होता है। बहुत सारी विचारधारा आएंगी, मुख्य वैज्ञानिक, सूर्य केंद्र सिद्धांत हो गया, खगोल शास्त्री केपलर वाली बात हो गई, न्यूटन का। नीदरलैंड के वैज्ञानिक बेसिलियस ने औषधि और शल्य प्रणाली, जो आज भी चल रही है,
ह्यूमन बॉडी अध्ययन इत्यादि वगैरह, ये आप पढ़ते हैं, इसी जमाने में देखने को मिलेगा। CO2 गैस, हेलमोट, बॉयल के सिद्धांत, गैस नियम, ये सब आपको मिलते हैं। क्लियर बात है। मानवतावाद सबसे प्रमुख विशेषता थी पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति चित्रकला में भी हुई, वास्तुकला में भी हुई, विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? मानवतावाद। मनुष्य पर विश्वास की वह काबिल है, वह कुछ कर सकता है, बेहतर से बेहतर कर सकता है, इस पर कॉन्फिडेंस आया लोगों में, आम जनता को कॉन्फिडेंस। इसे ही क्या कहा गया? मानवतावाद। किसकी समस्याओं में, किस में रुचि लेना है, किसको केंद्र में रख के सारी चीजों का अध्ययन करना? मनुष्य को। कौन से मनुष्य? सारे मनुष्य, ना कि कुछ खास मनुष्य, राजा रानी, उनका खानदान परिवार, सिर्फ उनको नहीं, सारे मनुष्य। यही चीज क्या है? मानव। मानव की भी कौन सी समस्याएं, इस लोग में जो उसको समस्या हो रही है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इस समस्या को, बीमारी, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि, इस लोक की समस्याएं, यानी इहलौकिक समस्या, ना कि पारलौकिक समस्याएं। क्योंकि पोप वगैरह क्या बता रहे थे? पारलौकिक। उस पर मंथन करिए, उस पर चिंतन करिए, घंटों करते रह जाइए, जिंदगी बीत जाएगी, पता ही नहीं चल पाएगा, किसी कंक्लूजन पर पहुंचे नहीं पाएंगे। तो ये चीज है, इसे ही क्या कहा गया? मानवतावाद कहा गया। बन जाएगा। विभिन्न रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये था आपका टॉपिक, कुछ खास पॉइंट्स दिए हैं आपको, कृति दी हुई है आपको, इनको फैक्ट्स को दिमाग में चढ़ाइए। मोनालिसा, लियोनार्दो दा विंची था जी। ठीक है। मानवतावाद का संस्थापक किसको कहा जाता है? पेट्रार्क। जबकि जनक किसको कहा जाता है? ऐसा करके पूछेगा। किसे मानवतावाद का राजकुमार कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। इरास्मस। जबकि संस्थापक या जनक वो पेट्रार्क है। इन वर्ड्स को यहीं बगल में शिफ्ट कर लेना, लिख लेना कि कौन साहब राजकुमार है, कौन जनक है, कौन क्या कैसा करके है, किसको क्या उपाधि दी गई है। राजनीतिक चिंतक, ठीक है, मैकियावेली, टाइम पीरियड जनरली देख लो, लास्ट सपर, मोनालिसा, जजमेंट। ये फैक्ट आपको चढ़ाने पड़ेंगे दिमाग में, किसी भी प्रकार से बनना चाहिए, और बन जाएगा अपन को। क्लियर बात है ये? एनी डाउट? अब इसके पश्चात में अपन आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर भी, चलिए नजर मार लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं AR का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पार्ट बी, 10 की 10 यूनिट। कुछ क्वेश्चंस पर भी आ जाइए, जो आपने पढ़ा अभी तक, दिमाग में चढ़ाया, उसको हैंडल करिए। बिल्कुल सिंपल है टेक्निक, वही टॉपिक पढ़ो, उसी टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ, तुरंत लगाइए। तो जो आपने पढ़ा वो कितनी गुणवत्तापरक तरीके से पढ़ा है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या क्या दूर करनी है, वो चीज। प्लस जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलते हैं उनको ज्यादा है तो वन लाइन में उठा करके अपने नोट्स में लिख लो, तो बहुत शॉर्ट में आपका बनता भी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, ईसाई और मुस्लिमों के बीच किस धार्मिक स्थल को लेकर धार्मिक युद्ध हुआ? ये लड़ा गया। क्या बताएंगे? मक्का को, रोम को, जेरूसलम, कंस्टेंटिनोपल। क्या बताने वाले हैं? जेरूसलम, येरूसलम। ठीक है। चलो, 12वीं शताब्दी पुनर्जागरण में क्या क्या हुआ? इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कि अरस्तु की प्रारंभिक पुनः प्राप्ति, कौमा कस्बों का उदय, सामंती यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी, विश्वविद्यालयों का उदय, क्या हुआ था अभी? या डी, चर्च की सर्वोच्चता स्थापित हुई क्या? क्या लगाएंगे इसका? मैंने बार बार वर्ड यूज किया, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, प्राचीन यूरोप से प्रेरणा। ठीक है। प्लस उनके द्वारा स्कूलों की स्थापना, यूनिवर्सिटीज की स्थापना, जो उस समय बनी, आज भी चल रही है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे फ्रेंच हो। क्या लगाओगे ABCD में से? सी आएगा। क्लियर बात? तो सी आएगा, और क्यों आएगा, ये दोनों बातें दिमाग में रखना जरूरी है कि इसका आंसर यही क्यों बता रही। अभी टॉपिक के दौरान में समझाया था। 2 सबसे फेमस बुद्धिजीवी किनको माना गया था अभी 12वीं शताब्दी यूरोप में पुनर्जागरण के? पहले भी हो चुका पुनर्जागरण, 9वीं में भी हुआ था, 12वीं में भी हुआ था। नाम चढ़ा लो दिमाग में, थॉमस एक्विनॉस, विलियम ओकहम। रेगुलर कंटेंट में पढ़ने नहीं मिलता, ये क्वेश्चन के दौरान में ही आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करेंगे। चढ़ा लो। मैंने क्या कहा? कोई नया फैक्ट, नई चीज मिलती है, उसको वन लाइन में उठा करके अपनी नोटबुक पर ले लेना था। समझ में आ पा रही बात? आगे बढ़ते हैं। कोरोलिंगियन पुनर्जागरण कब का है? ये 9वीं शताब्दी वाला है, लिख सकते हो आप चाहो तो। 9th सेंचुरी का है ये।
नाइन्थ सेंचुरी वाले पुनर्जागरण जो यूरोप में हुआ था उसके बारे में क्या सही नहीं है। पहली बात तो नाइन्थ सेंचुरी में कोई हुआ था जब वो आया था वर्ड कि एकदम से होने वाली अभिव्यक्ति थी नहीं, बल्कि क्रमिक कहा था मैंने, क्योंकि दो पहले हो चुके थे। ये दिया है आपको। कई बार किताबें पढ़ने के दौरान में या कंटेंट पढ़ने के दौरान में वो चीजें सामने नहीं आती, जैसी क्वेश्चंस के दौरान में आती। इसलिए बिल्कुल सिंपल टेक्निक क्या कही, वही टॉपिक क्लास में बताया समझाया पढ़ाया जाएगा, उसके ही क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको दिल दिमाग में रखना, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप ये टैक्टिक्स अपना सकें, क्वेश्चन को हैंडल कर सकें। वरना पढ़ते ही रह जाओगे, काले से सफेद हो जाएंगे बाल, पढ़ते ही बस रह जाओगे। सिलेक्शन अगर लेना है तो एग्जामिनेशन हॉल के अकॉर्डिंग अपनी रूपरेखा बनाइए। कोरेंगन क्या सही नहीं है, इन्हें इसने एरिस्टोटल कालीन ग्रंथों को पुनः प्राप्त कर लिया नहीं, वो तो कब प्राप्त होगा जब कुस्तुनतुनिया पर कब्जा, वहां से भागना पड़ेगा, तब उस जमाने के प्राचीन ग्रंथ मिले। एक बंदा तो अकेले प्राचीन 800 पांडुलिपियां लेकर के भागा था, क्या नाम है उसका, अभी आपने पढ़ा था, अकेले 800 पांडुलिपियां लेके वो बंदा पहुंचा था साहब जी। कार्ल मार्क्स, कुछ भी, चलो ये दोबारा दिखा दो, अभी आपने पढ़ा, क्यों भूल गए, कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए, मार्को पोलो नहीं था वो। इन बातों के लिए कौन जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हैं कि पढ़ने के बाद में बोले साहब जी सांप सूंघ रहा है, वही चीज जो अभी आप पढ़ करके गुजरी याद नहीं है, कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी सुनिश्चित कर लीजिए। कोई घिसे पिटे टाइप के फैक्ट याद हैं, अकेले वह व्यक्ति 800 पांडुलिपि, एक लाइन आई थी बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर, बस नोट्स बस चाहिए, बोले सर पीडीएफ दे दीजिए, अभी आपके पास धरी है, फिर हम अब दोनों घर में धर लेंगे, क्या करोगे ऐसे में, भेज चुके हैं ग्रुप में ये, आराम से देखते रहना। कुस्तुनतुनिया पतन, क्या नाम है, 800 अकेला लेकर के, क्लियर है, रीजन ये था। तो ये किस पुनर्जागरण में हुआ, 14वीं शताब्दी वाले में हुआ, ना कि 9वीं वाले में हुआ, ना कि 12वीं वाले में हुआ। ये जो 800 प्राचीन पांडुलिपियां किसकी हैं, वो सुकरात अरस्तु प्लेटो के लिखे ग्रंथ है। समझ में आ पा रही बात। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि किसने इस चीज का विरोध किया था कि ये जो साहब प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन की प्रवृत्ति जो बढ़ी है, अरस्तु का अध्ययन करो, अरस्तु का अध्ययन करो, बोले साहब मुझे चिढ़ है इस बात से, किसने कहा था ऐसा मत करो, इतना ज्यादा मत करिए, किसका कथन था ये। चलो 4 ऑप्शन की बजाय मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, उस बंदे का नाम बेकन कुछ था, और बताइए, अभी आएगा, अभी आएगा, ये क्वेश्चन अब समझ में आया, ये क्वेश्चन अब समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। शारलेमा 9th सेंचुरी वाला पुनर्जागरण, ये वो था, ठीक है, ये वाला आपको दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला था आप जी। चलिए, कैरोलिंगियन पुनर्जागरण 9th सेंचुरी, शारलेमा के नेतृत्व में, वही जर्मनी शारलेमा, ठीक है, पढ़ा हुआ है, ऑटो प्रथम इत्यादि वगैरह, पवित्र रोमन साम्राज्य, अभी पढ़ोगे, वही है ये बंदा। प्रोसिक्यूशन प्रबोधन, ये क्या है साहब जी, कहाँ हुआ था, ये मध्य यूरोप में हुआ था। 14वीं शताब्दी वाला कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था, क्लियर बात है। रोमर डीला रोज, क्या है ये कृति, कब लिखी गई थी, 1230 और 1275 के बीच में, क्लियर है। इन तथ्यों को दिमाग में चढ़ाइए, कुछ नई चीजें आपके सामने आ रही हैं, परिचित हो जाइए, यही क्वेश्चन फिर रिपीटेड हो जाते हैं। ब्लैक डेथ का टाइम पीरियड 1347 से लेकर 56 तक रहता, 50 मान लो मोटे तौर पर, बन जाएगा, ठीक है। ब्लैक डेथ के बारे में कौन सा सही नहीं, एज इट इज यही क्वेश्चन छपा था एपी 2024 या 22 में, एज इट इज यही क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो 24 में आया है, एपी 24 में ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 1450 तक ब्लैक डेथ कई बार यूरोप में फैली, ब्यूबेनिक प्लेग था, भारी संख्या में लोग
श्रमिकों की कमी नहीं हुई। ठीक है, क्या बताना है आपको इसमें, कौन सा कथन सही नहीं है? ABCD क्या लगाओगे? जब भारी संख्या में लोगों का निधन और इत्यादि, तो फिर सबसे पहले आम लोग यानी बेचारे गरीब लोग। सिंपल सी चीज है यार, श्रमिक। ब्लैक डेथ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? नेट में आया, 2014 में आया है। ठीक है, चलो। ब्लैक डेथ किसको इंगित? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे लगा डालू, पूरे लगवा देंगे अभी। मार्को पोलो कौन था? लेखक था, टीचर था, अन्वेषक था, वैज्ञानिक था, प्रकाशक था, क्या था साहब? तो एक विदेशी यात्री था वो। क्या करने निकला था? अन्वेषण, खोज, यात्रियों का राजकुमार। किसके दरबार? कुबलई खान साहब जी। मंगोल, कहाँ से? वेनिस। वेनिस कहाँ है? इटली का मैप दिखाया था। क्लियर है? कई लोग प्रेरित हुए उससे, नाम दिए हुए हैं आपको। हेनरी द नेविगेटर, यात्रियों का राजकुमार किसे? राजस्थान विश्वविद्यालय 2012। वास्तविक बात है, ये क्वेश्चन आया था AP 2018 में, यही सेम क्वेश्चन था, मिला लेना। MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली। क्लियर बात है? जब आप यहाँ पर बनाओगे इसको ना, तो पढ़ना भी हो गया, समझना भी हो गया, प्रैक्टिसिंग भी हो गई। गत वर्षों में कौन कहाँ कहाँ पर आया हुआ वो भी हो गया। आप सिर्फ उसको लगा रहे हो तो लगता है राजस्थान, बोले सर हम पढ़ लेंगे, दे दीजिए PDF। पढ़ तो आप लोगे कि ये राजस्थान में आया है, लेकिन उसमें अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा कि हम बता रहे AP 2018 में ये क्वेश्चन आया। वो आपको नहीं मिल पाएगा। वो आपको कहाँ मिल पाएगा? क्लास में मिल पाएगा। समझ में आ रही है चीजें? ये लीजिए क्वेश्चन, ये दिया हुआ आपको उसी का दूसरा। यहाँ 12 दिया होगा आपको, यहाँ पर ये दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। MP, अनुसंधान के क्षेत्र में किसने यूरोप को नेतृत्व दिया था? ABCD। पुर्तगाल। कहाँ का था वो बंदा? किसने ज्यादातर लोगों को भेजा यात्राओं पर? हेनरी द नेविगेटर। किस देश का? एक और रानी का नाम पूछता है, इसेबेल करके नाम पूछेगा। ठीक है, तो तब इनके जब संबंध अच्छे मजबूत हुए, तब जाकर के ये सब चीजों को प्रेरणा मिली। यूरोप से दूर विश्व की खोज, दुनिया की खोज, नई दुनिया की खोज किसके द्वारा की गई? क्या बताएंगे? दोनों ने मिलकर के, क्योंकि एक राजा है, राजकुमार, और एक रानी है। ठीक है, ऑप्शन A आएगा इसीलिए। मानचित्रों की पुस्तक बनाने की परंपरा कैसे? अरबों ने बनाए, अरबों से होते हुए कहाँ पहुंचने वाले हैं? यूरोप पहुंचने वाले हैं। विश्व का मानचित्र बनाने वाला, आधुनिक वाला, पहला व्यक्ति, आधुनिक मानचित्र कला का जनक, लूसेंट तक का पढ़ा हुआ, एनेक्सिमेंडर। ठीक है, अरबों से यूरोपियंस। अरबों ने किससे? बोला बाहर थी। लो साहब, इसे क्वेश्चन पूछता है। दुनिया की जलयान यात्रा, बंदे का नाम क्या है? मैगलन। कब की बात है? 1519-20। चक्कर लगाने वाला। हालांकि ये निकला तो था, परंतु लौट नहीं पाएगा। फिलीपींस के पास में इसका निधन हो जाएगा। क्लियर है? पृथ्वी गोलाकार समुद्री यात्रा, फिर आ गए साहब जी। बंदे का नाम क्या है आपका? मैगलन। यार ध्यान रखना, किस दिन यार पूछेगा फंस जाओ। उत्तम आशा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप, बंदे का नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक, केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार किया था, चालीसा, पचासा, साठा को किसने पार किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने पार किया था। क्योंकि सबसे बड़ी अड़चन वही थी कि वहां हवाएं इतनी तेज चलती हैं, चालीसा, पचासा, साठा वाली। उसको पार करना किसी भी जहाज के लिए कठिन होता था, नष्ट हो जाता था, डूब जाएंगे। ये बंदे का नाम। ठीक है, किसने किसको क्या भेजा देख लेंगे। यूरोप का पहला नागरिक, 1488, नाव से चक्कर लगा देगा साहब जी। व्यक्ति का नाम क्या है? यही है, इसी ने पार किया था ना जब। तो सिंपल सी चीज है। भारत के समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगाली। रीजन 1498। सिंपल सी चीज है। चीजें लिंक अप होने लगी, वर्ल्ड हिस्ट्री टू इंडियन हिस्ट्री। वास्को ड गामा की जीवनी किसने लिखी है साहब? ओस लुसीदास। बंदे का नाम क्या है? कैमोस।
ये जो नए फैक्ट आए इनको क्या करना है, वन लाइनर में अपने नोटबुक पर ले लेना है। ठीक है, नहीं तो फिर वही सोचें शॉर्ट